Hello everyone, welcome to our channel ClearNet with us. In this video, we are going to discuss previous year MCQs from the year 2021 of Unit 6 Business Management and Human Resource Management. This is part 3 of the video. Part 1 और part 2 का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं. Before starting the video, please ensure that you are subscribed to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. You can mail us at clearnetwithus@gmail.com and you can also follow us on our Facebook page. So let's start with the video. इस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए थे 2021 में इस यूनिट से, वो उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत टिपिकल क्वेश्चंस थे इन द सेंस कि बहुत डीप में जाके आपको स्टडी करना पड़ेगा उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. तो देखिए, आइए समझते हैं उन क्वेश्चंस को. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू प्लिचिक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी इमोशन. इन सब में से कौन सा सेकेंडरी इमोशन नहीं है, ये पूछा गया है यहाँ क्वेश्चन में. तो देखिए, ये जो है ये रॉबर्ट प्लिचिक ने व्हील ऑफ इमोशंस दिए थे और ये जो यहाँ पर ये मेंशन्ड है ये सारे हमारे प्राइमरी इमोशंस हैं. और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी इमोशन नहीं है, मतलब इन सब में से कौन सा प्राइमरी इमोशन है. तो अब आप इनको देखकर आपको पता चल जाएगा कि फियर जो है वो हमारा प्राइमरी इमोशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शंस ऑफ लोअर मैनेजमेंट आर. ये फंक्शंस मेंशन्ड है कुछ, इनमें से आपको बताना है कौन से लोअर मैनेजमेंट के फंक्शंस है. फर्स्ट है एग्जीक्यूटिंग प्लान्स इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसीज एंड डायरेक्टिव्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. मतलब जो डायरेक्शंस टॉप मैनेजमेंट ने दी हैं उनको एग्जीक्यूट करना, ये मिडल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, लोअर मैनेजमेंट का नहीं होता है, तो ये नहीं होगा. देन वी हैव मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स. ये एकदम करेक्ट है. डिसिप्लिन वर्कर्स में मेंटेन करने का काम सुपरवाइजर्स का होता है. देन वी हैव सेलेक्टिंग सुटेबल ऑपरेटिव एंड सुपरवाइजरी पर्सनल. ये काम जो है वो भी मिडल मैनेजमेंट का होता है, लोअर मैनेजमेंट का नहीं होता है, तो ये नहीं आएगा. देन वी हैव प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द वर्कर्स, इट इज़ करेक्ट. देन मेंटेनिंग गुड ह्यूमन रिलेशंस, ये तो हर लेवल पर ही किया जाता है, ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली सिर्फ लोअर लेवल पर किया जाता है, ये हर लेवल पर किया जाता है. सो इट विल ऑल्सो बी द करेक्ट ऑप्शन. तो हमारे पास यहाँ पर 3 करेक्ट ऑप्शंस आई हैं, बी, डी एंड ई, एंड बेस्ड ऑन दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बी, डी, ई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर स्पेशलिस्ट होते हैं, तो देखिए ऑप्शंस देखते हैं. सबसे पहले बोल रहे हैं फंक्शनल मैनेजर्स आर स्पेशलिस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज. बिल्कुल, और उसने नॉट पूछा है तो उस बेसिस पर ये नहीं होगा क्योंकि वो स्पेशलिस्ट होते हैं. देन वी हैव इट इज़ यूजफुल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस. बिल्कुल, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लार्ज स्केल बिजनेस में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है. देन वी हैव इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. अब यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो यहाँ पर नहीं होता है क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं नीचे उन्हें कमांड सिर्फ एक ही फंक्शनल मैनेजर से नहीं मिलती है, हर फंक्शनल मैनेजर से मिल सकती है, तो ये नहीं होगा. ठीक है. द डिसिप्लिन टेंड्स टू बिकम लूज. जब यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी तो डिसिप्लिन लूज होगा ही होगा. तो इस बेसिस पर हमारा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकली सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स इन द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. अब यहाँ पे आपको 5 स्टेप्स दिए गए हैं और उनमें से आपको बताना है कि सबसे पहले क्या होगा. देखिए ऑप्शंस देखते हैं. डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग बेस्ट सॉल्यूशंस. मैं थोड़ा यहाँ बैकवर्ड चल रही हूँ, आपको सीक्वेंस में स्टेप्स बताने हैं लेकिन हम बैक से शुरू कर रहे हैं. सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं डिसीजन को. तो सबसे लास्ट ऑप्शन हो गई सी. ठीक है. इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, तो उससे पहले वाली ऑप्शन हो गई बी. सेलेक्ट करने से पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तो हमारी उससे पहले ऑप्शन हो गई ई. ठीक है. अब अगर आपको देखें हमारे पास ई, बी, सी ये लास्ट हो गया. अब 2 जो ऑप्शंस बची हैं वो है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव और डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्या होगा. तो ऐसे क्वेश्चंस के केसेस में आप ऑप्शंस को देखिए. हमारे पास लास्ट की 3 ऑप्शन है ई, बी, सी, और अगर आप लास्ट की 3 ऑप्शंस देखते हैं तो वो लास्ट की ये जो 3 ऑप्शंस है ये सिर्फ हमारे पास 4th ऑप्शन में आ रही है. इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है और इसके हिसाब से सबसे पहला स्टेप होगा डी. दैट मीन सबसे पहले आप प्रॉब्लम डिफाइन करोगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करोगे
उसके बाद हम पॉसिबल सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करेंगे, उनमें से सॉल्यूशन सेलेक्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट कर देंगे डिसीजन को. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द एडवांटेजेस ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. देखिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पहले तो पार्ट है MIS का, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. टेक्निकली ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ पास्ट ईयर्स से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो उसके बेसिस पर हम देखते हैं. उसने एडवांटेजेस पूछी हैं हमसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की. सबसे पहले है डिफ़िकल्टी इन क्वांटिफाइंग ऑल द डाटा. देखिए, स्टेप जो ऑप्शन है उसी में ही डिफ़िकल्टी कहा गया है और हमसे एडवांटेजेस पूछी गई हैं, तो दैट मीन्स दिस विल नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. देन सिस्टम डिज़ाइन फेलियर, अगेन फेलियर आ गया, तो एडवांटेज तो हो ही नहीं सकती है. देन अनअवेयर ऑफ एजम्पशंस, आप जब किसी चीज़ के लिए अवेयर नहीं हो तो वो फिर से आपकी एडवांटेज नहीं होगी. तो यहाँ पर एक ही करेक्ट ऑप्शन है, जनरेट्स न्यू एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ डिसीजन. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is the most suitable coping mechanism if fear of overload is the source of resistance to change. देखिए, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, उन चेंजेस को कभी भी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. ठीक है. रेजिस्टेंस होता है एम्प्लॉयज़ की तरफ से उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए. अब यहाँ पर उसके रिगार्डिंग मैनेजर्स को पता होना चाहिए कि क्या कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ किया जाना चाहिए. यहाँ पर हमसे पर्टिकुलर पूछा गया है कि अगर जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस किस वजह से है, फियर ऑफ ओवरलोड की वजह से. तो जब एम्प्लॉय को लगता है कि उसके पास ज़्यादा काम आ जाएगा, तो उसके लिए मैनेजर क्या करेगा. उसके लिए मैनेजर के लिए ज़रूरी है कि वो क्लियरली डिफाइन करे एम्प्लॉय को कि उसका रोल है क्या. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, रोल क्लैरिटी एंड डेफिनेशन. नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में हमें ईगो डिफेंस मैकेनिज्म दिया गया है और लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उस प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सब आपको समझाया है. ठीक है. अगर आपने नहीं देखी है तो आपको सेकंड पार्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. तो आइए करते हैं इसको. सबसे पहले है प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है. प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि जब जो मान लीजिए मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं हम दिखा सकते हैं कि हम पसंद नहीं करते, तो हम क्या मानने लग जाते हैं कि वो हमें पसंद नहीं करता है. सो आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस इसका आंसर क्या होगा, प्लेसिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस इन योरसेल्फ ऑन टू समवन एल्स. मैं पसंद नहीं करती हूँ लेकिन मैंने किसी और के ऊपर डाल दिया है. ठीक है. देन वी हैव नेक्स्ट है हमारा रिग्रेशन. रिग्रेशन क्या होता है. रिग्रेशन होता है जब आप प्रीवियस स्टेज पर पहुंच जाते हो. जैसे मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे बच्चे जो हैं वो अंगूठा पीते हैं तो स्ट्रेस में आकर आप दोबारा से सपोज थम्स अप करने लग जाओ, वो होगा. फिर है रिप्रेशन. रिप्रेशन होता है दबा लेना. ठीक है, अपनी इम्पल्स को दबा लेना. सो उसका ऑप्शन होगा रिप्रेशन का पुलिंग इनटू अनकॉन्शियसनेस. और लास्ट है हमारे पास सब्लिमेशन. सब्लिमेशन जो है वो क्या है, यहाँ पर एक्टिंग आउट अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे. मतलब जब हम अपना एग्रेशन निकालना चाहते हैं तो हम अलग अलग चीज़ों का सहारा लेते हैं. जैसे बहुत लोग जो हैं वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं कि जिम में जो एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करेंगे. बहुत लोग स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, तो वो होता है. तो अब इसके बेसिस पर जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3. देखिए, फर्स्ट का हमारा था थर्ड ऑप्शन, सेकंड का था फर्स्ट, थर्ड का था फोर्थ और फोर्थ का था सेकंड. अगर आपको ये और अच्छे से समझने हैं तो ये एक टेबल मैंने आपको दी है जहाँ पर ये सभी मैकेनिज्म्स जो हैं वो समझाए गए हैं. रिप्रेशन, डिनाइल, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, सब्लिमेशन, इनका डिस्क्रिप्शन है और एग्जाम्पल है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ लीडर्स आर गिवन बिलो. अरेंज दीज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेवल्स. ये क्वेश्चन जो है ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ज़्यादा लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में पता नहीं होगा. इस क्वेश्चन में जो है 8th क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो लेवल ऑफ लीडर्स दिया गया है ना, ये लेवल 5 लीडर्स की बात है. ये जो है ये देखिए, ये जिम कॉलिंस ने दिया था. जिम कॉलिंस ने 2001 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने इन सब की बात की थी. इसके थोड़े टाइम बाद उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी अपनी जिसका नाम था गुड टू ग्रेट.
तो वो जो क्वेश्चन में हमें 5 ऑप्शंस दी गई ना, वो ये 5 ऑप्शंस ये है और आपको उनका सीक्वेंस बताना है। तो देखिए जैसे लेवल 1 पर हम कैपेबल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास टैलेंट है, नॉलेज है, स्किल्स हैं। लेवल 2 में हम बात कर रहे हैं कि जब वो टीम में काम करते हैं। लेवल 3 में हम बात कर रहे हैं कि उनमें एबिलिटी कि वो ऑर्गेनाइज कर सके रिसोर्सेज को, लोगों को। लेवल 4 में हम बात कर रहे हैं कमिटमेंट होनी चाहिए वो विजन को अचीव करने की। और लेवल 5 में एंड्योरिंग ग्रेटनेस, ठीक है, कि आप उसे इंड्योर कर पाएँ, उसे लंबे टाइम तक रख पाएँ। तो देखिए हमने स्टार्ट किया विद गुड और हम लेवल 5 पे पहुंच गए विद ग्रेट। तो ये है हमारा जिम कॉलिंस का लेवल 5 लीडर्स। सो बेस्ड ऑन दिस अब हमारा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 8th का, वो करेक्ट ऑप्शन बनेगी, सीक्वेंस बनेगी CAEDB। ठीक है, आप इन ऑप्शंस को पढ़िए और वो जो मैंने डायग्राम बनाया उनको देखिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी CAEDB। नेक्स्ट क्वेश्चन, incentive schemes where earnings differ at different levels of output are. The options are Gantt task system, Halse plan, Rowan plan, Bidox plan and Emerson's efficiency plan. देखिए जो इंसेंटिव स्कीम्स हैं जनरली हमने इसकी 2 तरह की कैटेगराइजेशन पढ़ी है जब हम इसको पढ़ते हैं। एक होते हैं इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स और एक होते हैं ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स। लेकिन इसका एक और तरह का कैटेगराइजेशन हो सकता है। एक कैटेगराइजेशन हो सकता है लो आउटपुट, ठीक है, मतलब आपकी अर्निंग्स जो हैं वो लो हैं जितना आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया है उससे, ठीक है। दूसरा है अर्निंग्स वेरिंग प्रोपोर्शनेटली मोर देन आउटपुट, मतलब जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है उससे ज़्यादा आपको अर्निंग्स मिल रही हैं। और तीसरा है अर्निंग्स डिफरिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट, ठीक है। इनके मीनिंग्स क्या हैं, ये मीनिंग्स जो है वो यहाँ पर मैंने क्लियर किए हुए हैं। फिलहाल के लिए किस में क्या आता है, देखिए अर्निंग्स वेरिंग प्रोपोर्शनेटली लेस देन आउटपुट, मतलब जितना आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसके कंपैरिजन में आपको अर्निंग्स कम मिल रही हैं। तो इसमें आती हैं हमारे प्लान्स हालसे, रोवन, बाथ और बीडॉक्स। जब आपकी अर्निंग्स जो है वो आउटपुट से ज़्यादा हैं तो उस केस में हमारे पास हाई पीस रेट सिस्टम और हाई स्टैंडर्ड आर सिस्टम हो सकता है। एक वो भी ऑप्शन होती है जहाँ पर हमारी अर्निंग्स और आउटपुट जो है वो प्रोपोर्शनेट होते हैं, तो उसमें हमारा ये स्ट्रेट पीस वर्क आता है, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रेट आर सिस्टम भी आ जाएगा। और लास्टली जब हमारी अर्निंग्स डिफर कर रही हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट, उसमें हमारे ये आते हैं टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, गैंट टास्क सिस्टम और इमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान। तो गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, अब देखिए ये जो है ये हमारा क्या है, जब हमारी अर्निंग्स लेस देन आउटपुट होती हैं। और यहाँ पर उसने पूछा है अर्निंग्स डिफर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट, तो उसके लिए हमारा एप्लीकेबल है गैंट टास्क सिस्टम और इमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान। सो आंसर इज A and E, ठीक है। So this will be the correct option, A and E only. Next question is, which one of the following training methods is most suitable for developing problem solving skills? ठीक है, out of all these options case study और role playing जो है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए। लेकिन आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है और एक स्टडी की गई थी जहाँ पर कहा गया था कि केस स्टडी सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडर्स? सबसे पहले है गिव्स पर्सनल अटेंशन, ट्रीट्स ईच एम्प्लॉय इंडिविजुअली। देन वी हैव एब्डिकेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अवॉइड मेकिंग डिसीजंस। Then we have intervenes only when standards are not met, and lastly contracts exchange of reward for efforts. तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपसे नॉट कहा गया है कि कौन सा ऐसा इनमें से नीचे है पॉइंट जिसमें जो करेक्टरिस्टिक नहीं है ट्रांजैक्शनल लीडर का। तो ये तीनों जो हैं दे आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडर। द फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। तो द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन नंबर 1. Next is, usually in which one of the following performance appraisal technique subject self ratings are negatively correlated with their subsequent performance in an assessment center? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ही एक बार दोबारा रीड कीजिए क्योंकि क्वेश्चन को समझना ही मुश्किल है। थोड़ा लैंग्वेज जो है ना इस क्वेश्चन की वो थोड़ी अलग ही है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं हम परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक की। यहाँ तक हमने बात की है परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक की। फिर हम कहते हैं सब्जेक्ट्स सेल्फ रेटिंग। सब्जेक्ट मतलब अगर सपोज मैं अपनी खुद का परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रही हूँ तो आई एम द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर जिसका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है उससे है।
सेल्फ रेटिंग, अब वैसे तो देखिए इस क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया है, सेल्फ रेटिंग लिखा गया है, नीचे सेल्फ रेटिंग ऑप्शन है, बट क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर ये है कि जब सब्जेक्ट अपनी खुद की रेटिंग करता है तो उसकी परफॉर्मेंस नेगेटिवली कोरिलेट हो जाती है उसकी आगे आने वाली परफॉर्मेंस से। मतलब क्या कि जब मैं अपनी रेटिंग करूंगी ना तो मैं अपने आप को ऑब्वियसली थोड़ा बेटर रेट करूंगी जो मेरी परफॉर्मेंस है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव कोरिलेशन आ गया, वो नेगेटिव कोरिलेशन कब आएगा? जब सेल्फ रेटिंग होगी। मतलब आउट ऑफ ऑल द टेक्निक्स जब आप खुद को रेट करोगे तब आपकी परफॉर्मेंस जो है आप उसको और बेटर रेट करोगे जब जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो देखिए मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्यों? टू इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, यस। टू अटेन सोशल ऑब्जेक्टिव्स, यस। टू ट्रेन मैनेजर्स, यस। टू इम्प्रूव रिसर्च, यस। एंड टू कोऑर्डिनेट मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, यस। तो मतलब सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 A B C D E। नेक्स्ट क्वेश्चन इज arrange the following stages of the process of organizational change in the sequential order। organizational change का जो process है उसकी steps को आपको sequential order सीक्वेंस में लगाना है। तो अगर आप ऑप्शंस देखते हो तो सबसे पहले vocalization of the need of change, ठीक है। मतलब आपको सबसे पहले बोलना होगा कि हाँ हमें चेंज की ज़रूरत है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ हमें चेंज की जो है वो ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद जैसे डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन में था ना कि ऑप्शंस जो है वो समझ नहीं आती हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा वैसे है। तो इसके बेसिस पर देखूं तो देखिए ऑप्शन बी में वो कह रहा है कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस, ठीक है। और ऑप्शन सी में कह रहा है इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड फ्रेमिंग अ प्रपोजल। तो मतलब क्या है, सबसे पहली ऑप्शन तो हो गई डी, ठीक है। उसके बाद बी और सी, ठीक है, बी और सी। अब बाकी जो ऑप्शंस बची हैं वो ए बची है और हमारे पास ई बची है। अब फिर से अगर हम नीचे देखते हैं, नीचे देखिए आपको कहाँ पर मिल रहा है लास्ट में बी और सी, वो हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो मतलब ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या है, बीच में हमारे पास ए आ जाएगा और ई आ जाएगा। सो सबसे पहले हमने जो है चेंज की नीड फेल्ट की, ठीक है। उसके बाद हमने डिटेल में कंसिडर किया जो हम चेंज करना चाह रहे हैं उसको। फिर हमने जो सिम्टम्स एनकाउंटर किए थे उनको डिटेल में स्टडी किया, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और ऑल्टरनेटिव्स डेवलप किए, और लास्टली उन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करके एक प्रपोजल बना दिया। तो ये है हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ फोकस ग्रुप्स एंड कोलैबोरेशन टूल्स एज अ ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट टेक्निक हैज द फॉलोइंग डिसएडवांटेज, ठीक है। पहले तो फोकस ग्रुप्स कौन से होते हैं? फोकस ग्रुप्स एक ऐसे ग्रुप होता है, एक ऐसा ग्रुप इंटरव्यू होता है जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो होते हैं, लेकिन वो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना वो सिमिलर होते हैं। वो सिमिलर किस बेसिस पर हो सकते हैं? वो सिमिलर अपने करेक्टरिस्टिक्स में हो सकते हैं, मतलब ट्रेड्स में हो सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सिमिलर हो सकते हैं, या वो डेमोग्राफिकली जो हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। जनरली फोकस ग्रुप्स को यूज़ किया जाता है मार्केट रिसर्च में जब हमें उस ग्रुप का रिएक्शन देखना हो टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल, तो तब यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर कहा गया है फोकस ग्रुप की एज अ ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले एक फोकस ग्रुप को जैसे दिया गया है टाइम कंज्यूमिंग टू ऑर्गेनाइज, बिल्कुल एक फोकस ग्रुप बनाना उसमें टाइम लगता है, सो इट इज़ करेक्ट। Then we have unuseful with complex or controversial issues that one person may be unable or unwilling to explore. In fact, ये यूजफुल होता है कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज के केस में, अनयूजफुल नहीं होता है, ये यूजफुल होता है, सो इट इज रॉन्ग। देन क्वेश्चंस कैन नॉट बी मॉडिफाइड टू एक्सप्लोर अनएंटिसिपेटेड इश्यूज। अगेन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था आपके सामने वो इशू आ गया उस इंटरव्यू के दौरान, तो आप उसको क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये हमारी एक एडवांटेज होती है जिसको यहाँ पर उसने डिसएडवांटेज की फॉर्म में लिख दिया है। लास्टली, ग्रुप मेंबर्स प्रोवाइड ओनली इन्फॉर्मेशन दे थिंक यू वांट टू हियर, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। जनरली ग्रुप मेंबर्स जो हमें रिस्पॉन्स देते हैं ना वो रिस्पॉन्स देते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। तो अगर इनको कंसिडर करें हैं तो ऑप्शन ए और डी होगा। उसके बेसिस पर द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन ए एंड डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट फीचर्स। कौन कौन सी है? फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट एंड बेस्ड ऑन सिचुएशन। एग्जैक्टली ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। हाँ, जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर पाएँ, ठीक है। देन वी हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इन प्रिंसिपल्स को चाहे किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट हो, नॉट फॉर प्रॉफिट हो, कैसी भी हो, हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारे रिलेटिव होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। ये भी ठीक है कि प्रिंसिपल्स, जो भी प्रिंसिपल्स हमारे पास हैं वो प्रिंसिपल्स रिलेटिव होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, क्योंकि उनको यूज़ करते हैं हम नीड के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग। और लास्टली बेस्ड ऑन सिचुएशन, ये आपने उस कंटिजेंसी थ्योरी में भी पढ़ा है। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी A, B, C, D. देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपको याद हो, जो हमारी 5 स्टेजेस होती हैं ग्रुप डेवलपमेंट की, वो कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती है फॉर्मिंग, देन वी हैव स्टॉर्मिंग, देन वी हैव नॉर्मिंग, देन परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग। अब ये वैसे तो हमारी 5 स्टेजेस होती हैं, लेकिन अब इन ऑप्शंस को हमें इस फॉर्म में देखना है कि पहले कौन सा आएगा। सबसे पहले जो है वो आएगा, members are moderately eager, have positive expectations, anxious about why they are there and who other members are। तो मतलब जब ग्रुप फॉर्म होता है तब ये होता है, ठीक है। देन स्टॉर्मिंग स्टेज पर क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स जो हैं वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करके आगे काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। फिर मेंबर्स जो हैं वो मतलब प्रॉपर काम पर फोकस करते हैं और सब मिलकर काम करते हैं, और लास्ट में आपको रिकॉग्निशन मिलता है आपके काम करने के ऊपर। तो इस बेसिस पर हमारी जो करेक्ट ऑप्शन बनी है वो है ऑप्शन नंबर 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एक्ट इन अ वे दैट रिजल्ट्स इन द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो वो क्या है? यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है, एथिक्स पे बेस्ड है ये, तो इसका आंसर है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें पर्सनालिटी डायमेंशंस दी गई हैं और लिस्ट 2 में हमें उस पर ट्रेट्स दिए गए हैं। तो देखिए, लिस्ट 1 में सबसे पहले है एक्सट्रोवर्जन। अब एक्सट्रोवर्जन जो है, आपने सुना होगा एक्सट्रोवर्ड्स और इंट्रोवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, एक्सट्रोवर्ड्स जो है ना वो टॉकेटिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, सोशलेबल और आउटगोइंग होते हैं, तो ये हो गया। फिर है कंसाइटियसनेस। कंसाइटियसनेस मतलब कौन होते हैं कंसाइटियस लोग? जो कॉम्पिटेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर 4, सेल्फ डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, ऑर्गेनाइज, डिपेंडेबल एंड परसिस्टेंट। देन है इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब जो लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं वो ऑब्वियसली काम रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और जैसे भी माहौल में सिक्योर रहेंगे। और लास्ट है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जो कि है क्रिएटिव। लास्ट ऑप्शन बची है हमारे पास, क्रिएटिव, क्यूरियस, इंटेलेक्चुअल, इमेजिनेटिव एंड आर्टिस्टिकली सेंसिटिव। तो इसके बेसिस पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ये 2। अगर आपको ध्यान में हो, ये जो हमारी पर्सनालिटी डायमेंशंस हैं ये रिप्रेजेंट करती है, इसका जो वो है ओशन है, ओपननेस, कंसाइटियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। ये इसमें बताया गया है कि ये ट्रेट कब लो स्कोर मिलता है, हाई स्कोर मिलता है, तो उसके बेसिस पर भी आप इसको देख सकते हो। Moving on to the next question, people repeat behaviors that bring them satisfaction and pleasure and stop those that bring them dissatisfaction or pain is known as। मतलब यहाँ पर हम कह रहे हैं लोग वो बिहेवियर रिपीट करेंगे जिससे उन्हें सेटिस्फेक्शन मिल रही है और वो बिहेवियर छोड़ देंगे जिससे उन्हें डिससेटिस्फेक्शन मिल रही है। ये जो है ये हमारा लॉज ऑफ लर्निंग है जो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। ये आपको 3 लॉज दिए थे उन्होंने, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये 3 लॉज थे, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो ये क्या होते हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है? लॉ ऑफ रेडीनेस होता है द डिग्री ऑफ आर प्रिपेयर्डनेस एंड ईगरनेस टू लर्न। मतलब बेसिकली आप कह सकते हो, अगर आपको पर्पस पता है ना कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, तो आप उसको करने के लिए बड़ी जल्दी रेडी हो जाओगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में कहा गया है, देखिए, स्टूडेंट्स यू लर्न बेस्ट व्हेन यू नो व्हाई यू नीड टू लर्न, ठीक है।
लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता है कि बेसिकली जब कोई काम का रेपिटेशन होता है ना तो उससे एडिक्वेट रिस्पॉन्स आता है. अगेन देखिए 2 एग्जाम्पल्स हैं. आई हैव स्टॉप्ड स्टडिंग सो लॉन्ग एगो, नाउ इट्स सो हार्ड टू सिट एंड स्टडी अगेन. क्योंकि वो बहुत टाइम से नहीं पढ़ रहा था, तो अब जब दोबारा पढ़ना की कोशिश कर रहा है वो मुश्किल हो रहा है. और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन स्टडिंग एवरी सिंगल डे एंड इट्स गेटिंग ईजियर एंड ईजियर टू स्टडी. मैं रोज़ पढ़ रही हूँ तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, मैं आराम से पढ़ पा रही हूँ. लास्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट. लॉ ऑफ इफेक्ट जो है ना वो ये कहता है, जो हमारा ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है, कि हम वो काम करते हैं जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और वो काम छोड़ देते हैं जिससे डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है. तो इसका करेक्ट आंसर है लॉ ऑफ इफेक्ट. अगर इन 3 लॉज को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन किए हुए हैं. आप ये स्लाइड को पॉज, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके और इनको आप पढ़ सकते हैं. और इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. अगेन ये एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है पेपर में. इतना ज़्यादा जो है ये नहीं पढ़ा जाता है, आपको नॉर्मली ये बुक्स में नहीं मिलता है, बट इस बार क्वेश्चंस कुछ ऐसे आए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एडवांटेजेस ऑफ इंसेंटिव पेमेंट्स आर. इंसेंटिव पेमेंट्स की क्या क्या एडवांटेजेस हैं. अगर मैं देखूं, अगर आपको अच्छे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं तो एब्सेंटिज्म और टर्नओवर कम हो जाएगा. ठीक है, आप रिसोर्सेज को, इक्विपमेंट को बेटर यूटिलाइज करोगे. स्क्रैप, ये कोई एडवांटेज नहीं है. ईज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन्स, ये इंसेंटिव पेमेंट से रिलेटेड नहीं है. तो यहाँ पर हमारी 2 करेक्ट ऑप्शंस हैं, बी और सी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. Next question is, use of interviews as a training needs assessment technique has the following advantages. मतलब जब आपको असेस करनी होती है कि ट्रेनिंग की नीड को असेस करना होता है, तो उस केस में जो है आपको इंटरव्यू यूज़ करते हो. और इंटरव्यू अगर आप यूज़ करते हो तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं. तो उसकी एडवांटेजेस जो हैं वो क्या हैं. क्या हम क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. जब हम इंटरव्यू लेते हैं, अगर हमें लगता है कि ये क्वेश्चन होना चाहिए तो वो हम पूछ लेते हैं. क्या इंटरव्यूज़ को एनालाइज करना ईजी होता है? नो, इट इज़ नॉट. देन कैन एक्सप्लोर अनएंटिसिपेटेड इशूज़ दैट कम अप. मतलब इंटरव्यू लेते लेते अगर कोई ऐसा इशू आ जाता है जो आपने सोचा नहीं था आएगा, तो क्या आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो? बिल्कुल पूछ सकते हो. ये एडवांटेज है क्योंकि हमारे सामने पर्सन बैठा है, हम उससे पूछ सकते हैं. Then we have less time consuming. No, it is time consuming. So we have here 2 correct options, A and C. So the correct option will be option number 3, A and C. Next question is, which among the following is not a primary determinant of organizational structure? तो options है हमारे पास chain and span. Obviously जब आप organizational structure बनाते हो तो आप chain of command और span of management जो है उसको consider करते हो. देन पावर एंड कंट्रोल, पावर एंड कंट्रोल, जी बिल्कुल, कि कितनी पावर चाहिए, कितने लोगों पर कैसे कंट्रोल करना है, ये भी देखते हैं. डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये भी देखा जाता है. देखिए 2 तरह से हो सकता है. एक तो हम इंटीग्रेट कर दें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को, जो एक जैसा काम जिनको आता है उनको एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं. डिफरेंशिएशन, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट वाइज या और किसी वाइज भी बना सकते हैं. लेकिन कैपेसिटी और लोअर नीड्स कोई कंसिडरेशन नहीं होती है. मतलब बेसिकली एक प्राइमरी डिटर्मिनेंट नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 कहती है, डेलीगेशन इज एन इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन बिहेवियर एनालिसिस. ये जो इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन बिहेवियर एनालिसिस, ये हमारा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस होता है, डेलीगेशन नहीं होता है. स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग है. देन स्टेटमेंट 2 में हम कह रहे हैं, डेलीगेशन इज एन इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस विच नीड्स एनकरेजमेंट एंड रीइंफोर्समेंट. देखिए जब हम डेलीगेशन करते हैं तो उसमें मतलब क्या होता है, हम अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हैं, अपने सबऑर्डिनेट को दे रहे हैं. अगर वो अच्छा काम करेगा तो, और ये हम क्यों करते हैं, उसको एनकरेज करने के लिए और उसको मोटिवेट करने के लिए कि हाँ आप ये करो. तो इस बेसिस पर स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी option number 4. Then next question is, match list with list 2.
लिस्ट 1 में ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन स्पेसिफाई किया गया है और लिस्ट 2 में उसके फीचर्स हैं। ये कंपैरेटिवली न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं और आज हम ये थर्ड वीडियो कर रहे हैं इस यूनिट पे, और तीनों वीडियोस में हमने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। बस इस बार ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें कंपैरेटिवली नई उसकी बात की गई है, नई टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर की बात की गई है। तो देखिए, सबसे पहले लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एज द नेम इज सजेस्टिंग, जब आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो तो उसको हम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, फिर आती है आपकी स्पेगेटी ऑर्गेनाइजेशन। स्पेगेटी आप खाते हैं, नूडल्स की तरह होते हैं। ठीक है, तो स्पेगेटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? स्पेगेटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, तो उसी बेसिस पर हम कह रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्ट्रक्चर और लैक ऑफ स्ट्रक्चर। देन वी हैव फिश नेट ऑर्गेनाइजेशन। एक बारी पहले नेटवर्क देखते हैं। नेटवर्क हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। जब आप नेटवर्किंग करते हो, मतलब हमने कल भी किया था, अगर कोर टीम है उसके आसपास ये जो आप नेटवर्किंग करते हो, ठीक है, तो ये नेटवर्किंग जब आप करते हो तो उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास लिंकिंग ऑफ द सेपरेट पार्ट्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्किंग ऑफ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे लिए फिश नेट ऑर्गेनाइजेशन का, विच विल बी फोर्थ। तो एक फिश नेट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? एक फिश नेट ऑर्गेनाइजेशन टेम्परेरी होती है जिसमें फ्लेक्सिबल हिरार्की होती है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हमें एडवांटेज मिलता है एक टेम्परेरी सेंट्रलाइजेशन का, और जिस तरह से अगर आप अपने फिश नेट को, मतलब जो मछली को पकड़ने वाला जाल होता है, उसको अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो आप उसके साइड्स पे अटैच कर सकते हो और नेट, इसी तरह से इसमें होता है। तो इस बेसिस पर अगर हम अपनी करेक्ट आंसर देखें तो वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इनकी जो है मीनिंग्स यहाँ पर लिख दिए हैं, आप यहाँ से इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, स्ट्रेच गोल्स दैट चैलेंज पीपल टू अचीव हायर लेवल्स ऑफ सक्सेस इन करंट एक्टिविटीज इज नोन एज। तो सबसे पहले स्ट्रेच गोल्स देखते हैं। स्ट्रेच गोल्स क्या होते हैं? स्ट्रेच गोल्स वो गोल्स होते हैं जो मोटिवेट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को कि मुश्किल से मुश्किल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। एम्बिशियस होते हैं ये, इनको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट, अटेंशन लगता है। ठीक है, मतलब, और ये कब पॉसिबल होता है? जब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्रेच कर पाएँ, मतलब उनमें पोटेंशियल हो कि जो उन्होंने अपने लिए गोल सेट किए हैं उससे भी ऊपर जाकर, मतलब जैसे हम स्मार्ट गोल्स की बात करते हैं पहले, तो उससे भी ऊपर जाकर हम कुछ अचीव कर पाएँ। इसका पर्पस जो होता है वो मोटिवेट करना होता है एम्प्लॉयज़ को फॉर अ ग्रेटर अकम्पलिशमेंट व्हाट दे हैव सेट फॉर देमसेल्व्स। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने लिए जो गोल सेट किया है, आप उसका 110% अचीव अगर करना चाह रहे हो तो वो एक स्ट्रेच गोल जो है होगा। अब हमारा ये जो स्ट्रेच गोल्स हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं, वर्टिकल स्ट्रेच गोल्स और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच गोल्स। वर्टिकल स्ट्रेच गोल्स जो होते हैं वो एनकरेज करते हैं टीम को कि वो ग्रेटर हाइट्स अचीव कर पाएँ करंट रिसोर्सेज के साथ। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रेच गोल्स। वर्टिकल स्ट्रेच गोल्स जो हैं वो चैलेंज करते हैं हायर लेवल ऑफ सक्सेस को अचीव करने में करंट एक्टिविटीज़। जैसे आपको पता है वर्टिकल इस तरह से होता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल इस तरह से होता है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच गोल्स वो होते हैं जिसमें आप पुराने चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए नए आइडियाज़ लेकर आते हो। ठीक है, उसको हम जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच गोल्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, स्ट्रेच गोल्स दैट चैलेंज पीपल टू अचीव हायर लेवल्स ऑफ सक्सेस इन करंट एक्टिविटीज़। आपको हायर लेवल अचीव करना है। हायर लेवल किससे अचीव होगा? वर्टिकल स्ट्रेच गोल से हायर लेवल जो है वो अचीव होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विल बी वर्टिकल स्ट्रेच गोल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. So that's all for today. Hope all questions were clear to you. In case of any query, please comment down below. ये हमारा पार्ट 3 था वीडियो का। तो आज हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं यूनिट 6 के 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स। पार्ट 1 में हमने किए थे 2019 ईयर के क्वेश्चंस, पार्ट 2 में हमने किए थे 2020 के, और पार्ट 3 में आज हमने 2021 ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट किए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे आपको एक नई यूनिट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।